हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन अ मच सिंपल एक्सप्लेनेशन। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था सेकेंड लॉ के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, बट क्योंकि उसमें थोड़े से टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए थे और अभी मैंने समझा है कि अभी उसमें को और प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप लोगों को समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम वो सारी चीज़ें फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, इस बार थोड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ की वो कौन सी सीमाएं थी, क्या लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से हमने जाना कि प्रोसेस कंप्लीट तो हो रहा है बट स्टिल यहाँ पे अभी किसी एक और सेकेंड लॉ की ज़रूरत है जिसकी वजह से कंप्लीट एक्सप्लेन हो पाएगा कि प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो अगर फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं इसका, तो यहाँ पे लिखा है कि कभी भी कोई साइक्लिक प्रोसेस हो किसी क्लोज्ड सिस्टम में। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए पहले। जब भी हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ है, देन 2 पे गया है, फिर 3 पे गया है, फिर 4 पे गया है और लेटर ऑन सारे प्रोसेस करने के बाद अगर वो फाइनली फर्स्ट प्रोसेस पे वापस आ गया है तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो हमने देखा फर्स्ट लॉ ये कहता है कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। तो हर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें एक्सप्लेन किया। बट क्या ये हर सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब भी हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल की बात करते हैं हीट की और वर्क की, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं? मतलब जितना कि क्यू हम लोग सप्लाई करते हैं वो पूरा पूरा वर्क में परिवर्तित हो जाता है और जितना भी वर्क हम लोग सप्लाई करते हैं वो क्यू में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम लोग ध्यान से इसको प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होता है कि जब भी हम लोग मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं या उसके ट्रांसफ़र से हम लोग हीट को प्रोड्यूस करते हैं तो वर्क तो कम्प्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर हम लोग देखें कि हीट को हमें वर्क में कन्वर्ट करना है तो ये कम्प्लीटली नहीं होता है। इसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्ट होता है, बाकी वर्क में कन्वर्ट ना होकर लॉस हो जाता है। ये प्रैक्टिकली होता है। तो डैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट लॉ के साथ, इसीलिए हमें सेकेंड लॉ का फॉर्मेशन करना पड़ा था। इसको हम लोग समझते हैं एक डायग्राम से। ये हिंदी में भी वही लिखा हुआ है कि कार्य और ऊष्मा के अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है प्रथम लॉ के द्वारा, और तथा ये भी कहा गया है कि कार्य और ऊष्मा एक दूसरे में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। कार्य को ऊष्मा में पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कुछ जो चीज़ें होती है वो, कुछ जो हीट होती है वो लॉस हो जाती है, हीट लॉस हो जाती है। समझते हैं इसको हम लोग डायग्राम से। ये डायग्राम जूल एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। जूल एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था डिटेल में। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ कि क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे एक हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो कि इंसुलेटेड है, किसी भी टाइप की जो हीट है वो लॉस नहीं हो रही है यहाँ से। इंसुलेटेड सिस्टम में हमने एक पैडल व्हील लगा रखा है। पैडल व्हील का कार्य इतना है कि ये रोटेट करेगा, रोटेशन मोशन होगा। इस पर्टिकुलर पैडल व्हील में रोटेशन मोशन की वजह से कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। वर्क प्रोड्यूस होने के कारण जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सिस्टम के अंदर फ्लूइड में मूवमेंट हो रहा है, रोटरी मोशन कह सकते हैं। इसके बाद इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से हमने कुछ हीट इसको दिया है, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फाइनली इसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो जा रहा है, जो कि हम लोग थर्मोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो थर्मोमीटर के थ्रू हमने मेजर किया कि पैडल व्हील ने जितना कार्य किया वो इसके हीट में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा गर्म हो गया और यहाँ पे थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज हो गया। अगर सेम प्रोसेस हम लोग करना चाहें साइक्लिक में, साइक्लिक प्रोसेस इन अ सेंस, अब जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है ये वापस से हम लोग सिस्टम में दे देते हैं, तो क्या हमें उतना ही कार्य मिल जाएगा? इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर हम लोग सेम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करें थर्मोमीटर में और चाहें कि ये पैडल व्हील घूम जाए,
तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट लॉ ने तो कहा कि येस इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम जितनी हीट दे रहे हैं वो वर्क में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना कार्य हमने किया, जितनी वर्क हमने इसको दिया, उतना ही हीट प्रोड्यूस हो गया। बट जितनी हीट हम लोग दे रहे हैं वो वर्क में प्रोड्यूस ना होते हुए फर्स्ट लॉ को वायलेट कर देती है। इसीलिए देयर इज़ समथिंग लाइक सेकेंड लॉ जिसका फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन देखते हैं तो हमें किसी भी टाइप की कोई डायरेक्शन नहीं पता है कि हीट का फ्लो एक्चुअली होता किस डायरेक्शन में है, हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इसके बारे में कोई भी चीज़ हमें नहीं पता चली थी। तो इसमें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें, कि एक डायरेक्शन से हीट तो दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो कर जाती है, बट फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑपोजिट कर दें तो भी सेम इफेक्ट आएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए एक प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 2 में हमने 10 किलो जूल हीट दिया, अगर 10 किलो जूल हीट वापस हम सेकेंड प्रोसेस से ले लेते हैं तो ये फर्स्ट प्रोसेस में पहुँच जाना चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक रूम है, रूम में एक हीटर लगा हुआ है। हीटर इसलिए है ताकि रूम गर्म हो सके। मान लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, हीटर की वजह से इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हीटर ने जो भी हीट दिया है रूम को, वो एज्यूम कर सकते हैं 10 किलो जूल की हीट दी है। हीटर ने हीट प्रोड्यूस कैसे किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी गई, उसके बाद जो हीटर की कॉइल्स लगी हुई हैं, ये गर्म हो जाती है। मान लीजिए टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके बाद जो आसपास की एयर है वो हीट होना शुरू होती है। आसपास की एयर जब हीट हो जाएगी तो एट सर्टेन पॉइंट हमें एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है, जो कि पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये जो होता है, ये पूरा प्रोसेस है रूम को हीट करने का हीटर के थ्रू। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हीटर ने रूम को 10 किलो जूल हीट दिया है, तो अगर रूम वापस से हीटर को उतना 10 किलो जूल दे दे तो इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सेम वर्क जनरेट हो जाएगा। बट अगर रूम से हम लोग 10 किलो जूल वापस एनर्जी ले लेते हैं, तो हमारा जो हीटर की कॉइल्स हैं वो इतना टेम्परेचर पे हीट पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका हीटर गर्म हो जाएगा इस रूम की हीट से। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देनी पड़ेगी, तो आपके हीटर इलेक्ट्रिक सप्लाई पे वर्क करता है, ना कि रूम की दी हुई 10 किलो जूल हीट से वर्क करेगा। ठीक है। इवन देन, अगर इससे भी सिंपल एग्जांपल है तो प्रैक्टिकली एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास एक कप ऑफ टी है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है और हमारा एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, आफ्टर सम टाइम हम लोग देखेंगे कि हमारी चाय ठंडी हो जाएगी टू अ लोअर टेम्परेचर। बट अगर एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया और हमारी चाय ठंडी होकर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये एटमॉस्फेयर से हीट अगर वापस ले ली जाए तो इसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाए। एटमॉस्फेयर की हीट वापस अगर ये ले भी लेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, बिकॉज इसके लिए हमें एटमॉस्फेयर की हीट की ज़रूरत नहीं है, हमें एक एक्सटर्नल एक बॉइलिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका टेम्परेचर जो चाय का है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। दिस इज़ द मच सिंपल एक्सप्लेनेशन कि क्या वो सीमाएं थीं जिसकी वजह से फर्स्ट लॉ की जगह हमें एक सेकेंड लॉ को इस्टेब्लिश करना पड़ा कि डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। अगर हमारी हीट जो है वो कंजर्व्ड है, इवन देन हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और साथ ही हमें ये नहीं पता है कि कितनी हीट कितने कार्य में परिवर्तित हो सकती है या फिर कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि वर्क जो होता है वो हमारा हाई क्वालिटी एनर्जी होता है। डैट मीन्स कि सारा वर्क हमारे हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट क्यू जो होता है वो लो क्वालिटी एनर्जी होता है, तो पूरा क्यू हमारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो सेकेंड लॉ हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में और साथ ही इसके क्वालिटी के बारे में कि वर्क किस क्वालिटी का एनर्जी होता है और हीट किस क्वालिटी की एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो पहला स्टेटमेंट दिया गया था केल्विन एंड प्लैंक के थ्रू। इन्होंने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच विल ऑपरेट कंटिन्यूसली एंड कन्वर्ट्स ऑल द हीट ड्रॉन फ्रॉम अ रिजर्वॉयर इनटू वर्क। हीट रिजर्वॉयर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक डिवाइस होती है हीट इंजन। हीट इंजन को अगर हम लोग समझें तो हीट इंजन में हम लोग हीट देते हैं, क्यू देते हैं, और क्यू इसको वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम किसी रिजर्वॉयर से, एक स्टोरेज डिवाइस से हीट ड्रॉ करते हैं तो हम सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ हीट हमारी जो होती है वो लॉस होती है। ठीक है, ये हमारी केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है। हिंदी में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो कि चक्रीय प्रक्रम पर प्रचालित होते हुए प्राप्त की गई समस्त ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये केल्विन प्लैंक का कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लॉसियस की स्टेटमेंट। क्लॉसियस ये कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच विल रिमूव हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी एंड ट्रांसफ़र इट टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। कभी भी कोई भी चीज़ जो हमारी कम टेम्परेचर पे है, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और 10 डिग्री सेल्सियस से हमें हीट लेकर 35 डिग्री सेल्सियस पे देना है, 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जो 10 डिग्री सेल्सियस से हीट 35 डिग्री सेल्सियस पे दे सके। इसके लिए हमें कुछ एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमारी क्लॉसियस की स्टेटमेंट। ऊष्मा स्वतः किसी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है जब तक कि हम कोई बाह्य युक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारी क्लॉसियस की स्टेटमेंट हो गई। तो नेक्स्ट ये हमारा जो पूरा वीडियो था ये हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बना था। हमने इसमें देखा है कि हम लोगों का क्या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमें फॉर्म करना पड़ा हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद दो स्टेटमेंट दी गई है, एक केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस की स्टेटमेंट। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और क्लॉसियस के स्टेटमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों एक दूसरे को, एक स्टेटमेंट अगर वायलेट होता है तो दूसरा स्टेटमेंट कैसे वायलेट हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।